मधुबनी प्रभात ट्यूटोरियल कोचिंग सेंटर प्लस बाल भारती कोचिंग सेंटर में मैट्रिक के छात्रों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मधुबनी नगर चकदह चौक पर स्थित पीटीसीसी प्लस बीसीसी में मैट्रिक के छात्रों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। विदाई के मौके पर संस्थान के शिक्षक एवं छात्र छात्राएं भावुक दिखे। इस अवसर पर उपस्थित सभी शिक्षकों को मिथिलांचल के पाक दुपट्टा से सम्मानित किया गया। साथ ही मेरे मित्र व समारोह के आयोजक विवेक जी ने मुझे भी सम्मानित किया। इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद और संस्थान को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर क्रैश कोर्स आयोजित मेगा टेस्ट सीरीज का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें प्रथम स्थान अंकित कुमार, वंदना कुमारी, खुशी कुमारी, अदिति कुमारी, रॉबिन राज, रोहन राज द्वितीय स्थान पर, रोहित 1, रोहित 2 और रोहित 4 तृतीय स्थान पर, गुंजा कुमारी, राखी कुमारी ने प्राप्त किया। यहाँ रोहित 2-3 है, इसीलिए 1, 2, 3, 4 किया गया। टेस्ट में सफल सभी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर करण केमिस्ट्री के संचालक ऋषिकेश करण, खाटी मेथड के कंपटीशन के संचालक अंकित सर, फिजिक्स क्लास के संचालक मुनिंद्र सर, मैथमेटिक्स ऑपरेशन के संचालक राजू इंजीनियर सर, मॉडर्न इंग्लिश पॉइंट के संचालक अजय सर, मैथ एकेडमी के संचालक जेपी सर, 0 to हीरो मैथमेटिक्स क्लासेस के संचालक एस कुमार सर, सुधीर मैथमेटिक्स क्लासेस के संचालक सुधीर सर, अकाउंट्स जोन के संचालक प्रताप सर, के झा कॉमर्स क्लासेस के संचालक के झा सर। विदाई समारोह के अवसर पर शिक्षक एवं संस्थान के निदेशक बी कुमार सर एवं जगन्नाथ सर, शिक्षक इंद्रजीत सर, प्रीति मिश्रा, संतोष सर सहित कई अन्य ने उपस्थित होकर बच्चे के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर संस्थान के निदेशक बी कुमार सर एवं जगन्नाथ सर ने कहा कि विगत 5 वर्षों से इस संस्थान के बच्चों ने बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते रहे हैं। वह आगामी परीक्षा में भी संस्थान के गुरुजनों के बेहतर मार्गदर्शन में सफलता का परचम लहराते रहेंगे। आप सभी लोगों को नमस्कार, मैं दिग्विजय प्रताप झा। आप देख रहे हैं मधुबनी टीवी। दोस्तों, आप सभी ने अपने जीवन में 10वीं का एग्ज़ाम दिया होगा, मैंने भी दिया है। पहला एग्ज़ाम होता है, बहुत प्रेशर होता है, और ऐसे में पीटीसीसी जो कोचिंग सेंटर है जो कि चकदह मधुबनी में है, और यहाँ के शिक्षकों ने यहाँ के जो 10वीं के विद्यार्थी हैं उनको 1 साल पढ़ाए हैं उन्होंने, और एग्ज़ाम देने के लिए जो 2 दिन बाद एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड का 10वीं का, उसके लिए ये लोग विदाई समारोह कर रहे हैं कि जाओ बच्चे, तुम्हें जो मैंने पढ़ाया है 1 साल, तुम वहाँ कुछ करके आओ और हमारा नाम रोशन करो। गुरु और एक जो शिष्य का जो संबंध है वो बहुत ही गहरा है। एक गुरु या एक शिक्षक जो है एक दोस्त होता है, एक अच्छा गार्जियन होता है, सब कुछ होता है। उसे उस रिश्ते को आप एक मतलब अनोखा रिश्ता है, जिसमें हर गुरु चाहता है कि उसका जो चेला है, जो शिष्य है, वो उससे 10 कदम आगे जाए। आपने बहुत ऐसे गुरुओं के बारे में सुना होगा जो गुरु जिनका जो अपना सपना था वो खुद पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने हज़ारों बच्चों को जो है उस फील्ड में घुसा दिया है, और उनको शायद बहुत अपने आप पे गौरवान्वित महसूस होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे आप जितने भी देख रहे हैं, ये सभी कहीं ना कहीं धुरंधर शिक्षक सब हैं, मधुबनी के हैं। इन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे मधुबनी के कितने बच्चों का जो है भविष्य इन लोगों ने बनाया है। आप सभी को मैं प्रणाम भी करता हूँ। हम चाहेंगे कि जो यहाँ के कुछ शिक्षक हैं 4-5, उनसे बात करेंगे और उनसे इस जो एग्ज़ाम है उसको लेकर के वो बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो इस कोचिंग के बच्चे हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है, ये वीडियो पूरे मधुबनी जिला के हैं, जो बच्चे हैं उन सभी के लिए है, और कुछ टिप्स भी चाहेंगे सर से आप लोगों को प्रोवाइड करवाएं फ्री में, तो देखना मत भूलिए। सर, थोड़ा अपना नाम परिचय देते हुए, और जो भी आपके कोचिंग के जो 10वीं के विद्यार्थी हैं, 1 साल आप लोगों ने मेहनत किया है, अब वक्त आ गया है रणभूमि में जाने का, परफॉर्म करने का, तो कैसा लग रहा है? मतलब है बुलंद है आप लोग, कॉन्फिडेंस? मेरा नाम ऋषिकेश कर्ण है, और इस कोचिंग में, पीटीसीसी कोचिंग में जितने भी सारे छात्र एवं छात्राएं पढ़ रहे हैं, सबको 1 साल से कंटिन्यू कड़ी मेहनत के साथ सारे सब्जेक्ट के अलग अलग विशेषज्ञों के रख करके तैयारी कराई गई है, जिसमें मैथ के एक अलग से सर है, जगन्नाथ सर हैं, आर्ट्स के सर हैं, मिस है आपको हिंदी संस्कृत वगैरह पढ़ाती हैं। तो सारे सब्जेक्ट को एक बतौर एक सही क्रम में रख करके तैयारी कराई गई है, और ये इतनी तैयारी हो चुकी है कि सारे बच्चे के जो चेहरा है उस पर ललक
ललक माने उसके चेहरा को देख करके ललक उनके चेहरा को देख करके यह पता लगाया जा सकता है कि उनकी तैयारी कितनी अच्छी है। और मैं सारे बच्चे को शुभकामना दे रहा हूँ। और साथ ही साथ जो यह एग्जामिनेशन में बैठेंगे, इतनी तो ज़रूर है कि यह माने इस कोचिंग का इससे पहले भी जो रिजल्ट आया उसमें एक बच्चा माने 462 नंबर ला करके डिस्ट्रिक्ट टॉपर के लेवल में आया हुआ था वो। और मैं यही शुभकामना देता हूं कि इस बार भी इस कोचिंग के जो बच्चे हैं वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर के लेवल में आएंगे। सो थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे इस बार 10वीं की परीक्षा में जो है भाग लेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे और कोई टिप्स देना चाहें तो दे दीजिए। मैं अंकित सर, जो मेरा नाम अंकित सर खाटी मेथड के नाम से मधुबनी में जाना जाता है। और मैं 10वीं के विद्यार्थियों के लिए एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप बेहतर करेंगे तो आपका नाम ऊंचा होगा, आपके समाज का नाम ऊंचा होगा, और आपके जो गुरुजी हैं, आपके जो शिक्षक एवं शिक्षिका हैं, उनके नाम ऊंचा होगा। तो हम विद्यार्थियों से एक ही चीज़ कहते हैं हमेशा कि इस फील्ड में नादानी करने का मतलब होता है कि अपनी पतंग खुद काटना। इसीलिए इस फील्ड में आप नादानी न करें। आप कड़ी मेहनत किए हैं, इस चीज़ को आपको दिखाना है। बरसों से इच्छा रहती है आपके माता पिताजी, आपके गुरुजी को कि हमारे बच्चे कितने आगे बढ़ें, क्या करें नहीं करें। इसके लिए आप बेहतर से बेहतर प्रयास करें और अच्छे से अच्छे रिजल्ट लाने का प्रयास करें। ओके, थैंक यू। सर पे फोकस कीजिए, नज़दीक आइए। मैं राजू इंजीनियर के नाम से हमारी मैथमेटिक्स ऑपरेशन क्लास चलती है। यहाँ पीटीसीसी के डायरेक्टर बी कुमार सर और जगन्नाथ सर ने इस 10 साल में इतनी मेहनत और इतनी लगनता के साथ यहाँ पढ़ाने के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी इन्होंने बहुत ही ख्याल रखा है कि बच्चे किसी भी फील्ड में पीछे न रहे, चाहे वह पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वह खेल का क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र हो, हर जगह पीटीसीसी का बच्चा अव्वल रहे। ऐसा सर लोगों ने मेहनत किया है और मुझे विश्वास है और मैं डंके के साथ ये कहना चाहूँगा कि इस मधुबनी में सबसे बेहतरीन रिजल्ट देंगे तो वह देगा संस्थान पीटीसीसी और बीटीसीसी। और इसके केवल और केवल यह संभव हो पाया है माननीय हमारे इनके डायरेक्टर जगन्नाथ सर और बी कुमार सर के द्वारा। बच्चे जितने भी बैठेंगे इस साल बिहार बोर्ड में वो OMR का बहुत ही ख्याल रखेंगे कि OMR सीट में आपका गलत ना हो, रोल कोड और रोल नंबर। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का ख्याल रखेंगे, टाइम मैनेजमेंटिंग का ख्याल रखेंगे। मैथ में 5 नंबर के लिए ग्राफ का यूज करेंगे। सबसे पहले 5 नंबरी में ग्राफ का यूज करेंगे। इसके बाद लुप्तीकरण विधि, वज्र गुणनखंड विधि, ये सब ज़्यादा गौर से देखेंगे क्योंकि ये एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है और बहुत ही आसान होता है। साथ ही कंस्ट्रक्शन रचना आराम से बनाया जा सकता है। इसको माद मादिका बहुलक 5 नंबर का आता है, इसको आराम से आप बना सकते हैं। तो इसका ख्याल रखिएगा और निश्चित रूप से आपका बेहतरीन रिजल्ट आएगा। पहला दिन एग्जामिनेशन मैथ का है, इसीलिए घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, एकदम डरना नहीं है। कोई भी बच्चा को थोड़ा सा संभल करके पहले सारे क्वेश्चन को पढ़ना है। 100 ऑब्जेक्टिव है मैथ में, उसमें 50 नंबर का सवाल बनाना है और इस 100 में 50 नंबर जो आप बनाइएगा ना, तो इसको बारीकी से उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कीजिएगा जो आपको बहुत ही आसान लगेगा, जो आसान से लगेगा। कभी कभी बच्चा यहाँ घबरा जाता है, सर क्या होता है 85 क्वेश्चन बनाना है, वो 63 करके आ जाता है। 13 क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा उसका टाइम बर्बाद हो जाता है। साथ ही साथ इस पूरी मधुबनी जिला और बिहार राज्य के प्रत्येक सेंटर को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जो इस 12th वाला एग्जामिनेशन में जो गलती किया है वह 10th वाला में गलती नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं आपको। आप लोगों ने जो टाइम मैनेजमेंट का कहीं आप 9:30 के बदला में 9:40 में कॉपी बटाते हैं, कहीं आप जहां लाइट का व्यवस्था नहीं है लाइट लगाकर एग्जामिनेशन लेते हैं। ये क्या है? आप उस सेंटर को नहीं दीजिए परमिशन जहां लाइट का व्यवस्था नहीं हो और माने
बच्चा के लिए उपयुक्त जगह नहीं हो, उस सेंटर को निष्कासित कीजिए और वहां उस परीक्षक को भी निष्कासित कीजिए जो 9:30 के बाद में 9:40 में क्वेश्चन देता है, OMR देता है, उसको नहीं छोड़िए, क्योंकि बच्चा का 10 मिनट बहुत ही मैनेजिंग टाइम होता है। और पहला दिन ही आपने जो मैथ का रखा है ये आपने गलत किया है। पहला दिन बच्चा डरा और सहमा होता है। पहला दिन आप लैंग्वेज पेपर रखिए, पहला दिन मैथ नहीं रखिए। अगर आपने मैथ रख दिया है कोई बात नहीं है, आप मैथ का एग्जामिनेशन लीजिए, लेकिन टाइमली क्वेश्चन दीजिए और टाइमली पेपर लीजिए। 5 तो बहुत बढ़िया सर ने जैसा कि कहा है कि बच्चे को जो टाइम मिलता है 3 घंटे का ही मिलता है, और बच्चा पहली बार जाता है ऑलरेडी कंफ्यूज रहता है, उसमें भी आप लेट दे रहे हैं तो उसका धड़कन और भी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगा। तो टाइम से उसको पेपर दीजिए। सर ने बहुत ही बढ़िया जो है सवाल किया है। मैं चाहूँगा जी 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 दोनों मुद्दा जो है सर ने कहा है। और हम चाहेंगे एक और हमारे जो नेक्स्ट शिक्षक हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। इंग्लिश के कोई हैं टीचर यहाँ पे? इंग्लिश के कौन हैं? आप हैं, चलिए। तो बेसिकली जो मधुबनी के बच्चे हैं वो इंग्लिश तो यहाँ पे कंपलसरी है, लेकिन फिर भी इंग्लिश पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि इसके लिए हम एक इंग्लिश के भी टीचर हैं। सभी टीचर्स जो हैं अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने जैसे कि अभी मैथ के सर थे, उन्होंने बताया कि आपको मैथ में कैसे मैक्सिमम नंबर्स ला सकते हैं आप, तो उसका उन्होंने ट्रिक बताया। अब हमारे साथ इंग्लिश के भी टीचर हैं, इनसे भी पूछेंगे कि जो बच्चे देखेंगे या जो इनके कोचिंग के बच्चे हैं उन सबको ये एग्ज़ाम के लिए क्या कुछ टिप्स देंगे। अपना परिचय देते हुए सर, क्या नाम है, क्या पढ़ाते हैं, कहाँ, क्या कुछ, और उसके साथ 10वीं में जो परीक्षार्थी भाग लेंगे उनको क्या कुछ कहेंगे? मैं मॉडर्न इंग्लिश पॉइंट का डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम अजय कुमार है। मैं बहुत दिनों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। जहाँ तक मेरी अपनी इंग्लिश टीचिंग से एक्सपीरियंस है, यदि आप मैट्रिक में इंग्लिश में बेस्ट मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको ग्रामर आइटम कुछ हद तक नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज़ ग्रामर में जो भी मार्क्स आप लाते हो उसका करेक्ट नंबर्स आता है। जैसे कुछ ऐसे लेसन होते हैं जो ग्रामर में आता है, लाइक लेटर राइटिंग होती है, अप्लीकेशंस होता है, ग्रामर में कुछ लेसन होते हैं, वॉइस होते हैं, नरेशन होते हैं, वर्डोलॉजी पे थोड़ा सा कमांड करना होता है। तो ये सब एक ऐसे लेसन होते हैं जिससे आप अच्छे नंबर एक्वायर कर सकते हैं। और बच्चे को ये भी बहुत ही अच्छे से इम्पोर्टेंसी देना होता है कि आप यदि आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं लाते हो तो मैट्रिक में तो डेफिनेटली आप अच्छा कर जाओगे, फेल होने के बावजूद भी आप कुछ ऐसा नहीं होगा। बट यदि आपकी इंग्लिश में पासिंग मार्क्स नहीं होती है तो आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे फेस करना होता है। जैसे कुछ ऐसे फोर्सेस लाइन में होते हैं जो आप फेल नहीं कर सकते हैं, ITI वगैरह में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इंग्लिश को आप इग्नोर ना करें, बिकॉज़ इंग्लिश बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंस है। उसे ये ना समझें कि मेरा इंग्लिश में अच्छा मार्क्स नहीं आता तो भी मैं मैट्रिक अच्छा से कर ही लूँगा। ये तो हो ही जाएगा, आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना होगा। तो इंग्लिश एक एंटीबायोटिक लैंग्वेज है और इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझें। थैंक यू। तो सर ने इंग्लिश विषय को लेकर के जो है इन्होंने जो भी बताया आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। और इंग्लिश को भी जो जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देते हैं, इंग्लिश पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। मैं चाहूँगा एक हमारे साथ फीमेल टीचर भी हैं, ये क्या कुछ पढ़ाती हैं और क्या कुछ। मैम आप क्या पढ़ाती हैं? हिंदी। मेरे साथ हिंदी, जो कि हमारी राष्ट्रभाषा तो नहीं कह सकते हैं उसे, लेकिन फिर भी इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, हमारे साथ हैं। और हिंदी को हम लोग बहुत आसान समझते हैं कि हिंदी में क्या पढ़ना है, वैसे भी नंबर आ ही जाएगा। क्या मैम, क्या कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे जो बच्चे आपको देखते हैं और जिन बच्चों को आपने पढ़ाया है एक साल अपने, तो वो मैक्सिमम नंबर कितना लाए? और आपके जो फेवरेट अभी तक के स्टूडेंट हैं उसने 100 में से कितना नंबर लाया जिसको आपने पढ़ाया है? मेरा नाम प्रीति कुमारी है, मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। देखिए, मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है जो आपको हिंदी में व्याकरण में ध्यान देना है। ज़रूरी नहीं है जो आप को व्याकरण बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप व्याकरण से पासिंग मार्क ला सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको सारे चीज़ पे ध्यान देना होगा। आप व्याकरण में सब कुछ समास वगैरह, संज्ञा वगैरह, आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। थैंक यू। साइंस बहुत ही जो है मुश्किल सब्जेक्ट होता है, उसमें भी इसीलिए क्योंकि बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है एंड फिजिक्स है, तो ये तीन चीज़ें हैं। तो टोटली मतलब बच्चों के लिए जो है थोड़ा टफ होता है। तीनों को एक ही में जोड़ करके सवाल पूछा जाता है, और इसमें 100 में 100 लाना या 100 में 90 लाना थोड़ा मुश्किल है अन्य विषय के मुकाबले, क्योंकि 3 विषय हैं और एक विषय पे तो आप
कोई भी विषय ले लीजिए, उस पर पूरा जो है ज्ञान प्राप्त कर पाना मुश्किल होता है। तो यहाँ 3-3 विषय हैं, तो ये मुश्किल है भी, मैं भी मानता हूँ। फिर भी चाहेंगे कि जो हमारे साथ सर हैं वो क्या पढ़ाते हैं, और साइंस के बच्चों, साइंस का जिस दिन एग्ज़ाम होगा सर, उनको क्या कुछ टिप्स देंगे आप? जी, मेरा नाम मुनिंद्र कुमार हुआ, फिजिक्स क्लासेज महाराजगंज मधुबनी वार्ड नंबर 13 में है। और जी, तो सर मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि आप बोल रहे हैं साइंस बहुत हार्ड है। साइंस एक्चुअली में हार्ड नहीं होता है, उसको लोग कह के इतना हार्ड बना दिया ना कि हार्ड हो गया है, इतना ज़्यादा हार्ड हो गया, लोग उसको तोड़ना नहीं चाहता है। साइंस एक्चुअली लॉजिकल सब्जेक्ट है, खासकर हम लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स पूरी तरह लॉजिकल है। जो हम लोग आम दिनचर्या में देखते हैं वो सारा चीज़ उसमें होता है, लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं कि उसको इतना हार्ड पहले बना देते हैं कि वो विद्यार्थी को लगता है बहुत हार्ड है ना जी, वो चीज़ है, ठीक है। लेकिन साइंस में क्या है, जैसे फिजिक्स में बोला जाता है कि अगर फिजिक्स अगर आप पढ़ते हैं और अगर फिजिक्स पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, मतलब आप टीचर बदल लो, है ना। हाँ, नंबर ज़्यादा आएगा इसलिए क्योंकि देखिए नंबर में होता क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें देखा गया कि बहुत सारे स्टूडेंट को एक समस्या आती है कि वो कलर करने का समस्या। वो क्या करते हैं, पहले सारा क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद कलर करते हैं। ये थोड़ा सा गलत है। हाँ जी, पहले क्या करना चाहिए, आप 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद उसको कलर कर लीजिए। फिर 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बने, उसके बाद कलर कीजिए। होता क्या है कि जब बच्चा मान लीजिए कलर करना क्वेश्चन बनाने में व्यस्त हो गया और उसको पता चला टाइम खत्म हो गया, अचानक सारा लेने के लिए तुरंत रंगने लगा, उसका अगर एक नंबर छूट गया कोई क्वेश्चन का नंबर, उसका सारा गलत हो जाता है। तो इस बात को बच्चा को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पहले उनको हाँ, पर नहीं, कुछ क्वेश्चन एक सेट मान लीजिए 5 बनाइए, कलर कर लीजिए, फिर 5 बनाइए, कलर कर लीजिए। लास्ट में नहीं करना, क्योंकि लास्ट में करने पर होता क्या है कि उसको अगर एक नंबर अगर मान लीजिए 11 वाला क्वेश्चन का आंसर 12 में मार दिया और उसके बाद उसको ध्यान नहीं रहता है, मार दिया, उसके बाद उसका सारा आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी बात ये बोलेंगे, जब आप क्वेश्चन में फिगर बनाते हैं, खास करके फिजिक्स में, तो फिगर हमेशा राइट साइड में बनाना चाहिए, है ना। ये थोड़ा कंसेप्ट है कि राइट साइड में फिगर बनाना चाहिए। नंबर कैसे दे जाता है? हाँ, नंबर ये राइट, अगर मान लीजिए आप लेफ्ट में बनाते हैं तो नॉर्मल सी बात है, उसको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए राइट साइड में बनाए जिससे उसको सहूलियत हो और वो क्या करेगा, नंबर देगा आपको। लिखने के टाइम में पॉइंट वाइज लिखिए साइंस में, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉइंट होगा आपको ये झलकता है कि आपका उतना ज़्यादा नॉलेज है उसमें। उसको पैराग्राफ में नहीं, पॉइंट में लिखिए, जितना भी आंसर लिखिए सारा पॉइंट में लिखिए। ये मेरे तरफ से है आपको टिप्स। उसके बाद जब साइंस का पेपर लिखते हैं तो पॉइंट वाइज तो लिखना ही है, और जो इक्वेशन है उस सबको थोड़ा करेक्ट करके लिखिए, और जो डेरिवेशन है उसका लास्ट वाला फार्मूला निश्चित रूप से अच्छा से लिखिए। वो निश्चित रूप से आपको याद ही होना चाहिए, तब आपको नंबर मिलेगा, खास करके फिजिक्स में। तो बहुत बढ़िया सर ने बताया, जैसे कि आप लोगों को ये नहीं कि आप OMR सीट में जो 1-2 करते जाइए और उसको घिरते जाइए, ताकि बाद में आप स्पीड में जो है लास्ट में जो बनाया हुआ मेहनत है वो सब बिगड़ जाए। मैं चाहूँगा सोशल साइंस के कोई एक्सपर्ट हैं 4 विषयों आप पढ़ाते हैं, चलिए बहुत। सोशल साइंस तो जब मैं 10वीं का विद्यार्थी था तो सोशल साइंस भी जो है, वैसे तो जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं मेरी तरह, उनके लिए कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता है, और मैं हार्ड वर्किंग स्टूडेंट नहीं था, मैं तो स्मार्ट वर्कली पढ़ता था और नंबर भी अच्छा मुझे आता था अन्य विद्यार्थियों के मुकाबले जो बहुत पढ़ते थे, जिनके मम्मी उनके पेरेंट्स बहुत अप्रिशिएट करते थे मेरा बेटा बहुत पढ़ता है, उन सबसे ज़्यादा मैं नंबर लाता था, लेकिन सबसे कम पढ़ता था क्योंकि मैं स्मार्टली पढ़ता था। सोशल साइंस में जैसा कि आप हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, डोमेस्टिक उसमें एक और आता है, मतलब 4-5 मुझे लगता है कि उस समय था, अब कितना है वो मैं सर से पूछना चाहूँगा। और सबसे थोड़ा ये जो है थोड़ा याद रखने वाला है, थोड़ा टफ है। मुझे याद है कि मैंने जो 10वीं का जब सोशल साइंस का एग्ज़ाम मैंने दिया था तो उसमें एक ऐसा क्वेश्चन था, जो हम जिस सेंटर पे थे वहाँ का जो जितने भी टीचर्स थे सब थे, मेरे अलावा उसका आंसर किसी को नहीं पता था। एक सवाल था, मैं थोड़ा टिप्स क्या देना चाहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम से जो 4-5 दिन बचे हैं, आपने पढ़ाया वो रिवाइज़ कैसे कर लें, या स्मार्टली वो 2-3 दिनों में ही मतलब कैसे कर लें अपना कुछ पूरा, वो थोड़ा बता दीजिए आप। मेरा नाम वी कुमार सर हुआ, PTCC प्लस BBCC का मैं डायरेक्टर हूँ, जो कि चकदा में स्थित है। सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट आता है, 5 सब्जेक्ट नहीं आता है। 10th में मैं बात कर रहा हूँ, 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स आते हैं।
सबसे ज़्यादा आपको आता है जिसमें ये सब आता है आपको 12th में आता है, और 10th में जो है 4 ही सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, प्रबंधन नहीं का ठीक ना। नहीं ये जो नहीं ये सब अदर सब्जेक्ट में माने है। सोशल साइंस में बहुत सारा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हाँ होता है। लेकिन अभी का जो बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स ही पढ़ा जाता है, और उसमें जो माइनली पॉइंट है जो हिस्ट्री में जो है, उससे 3 लेसन 4 लेसन में जो है शनि रविवार ये सब जो है ना क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे जो है रिवाइज कर लें। रिवाइज इसमें रटना नहीं है। सोशल साइंस को देखते हैं कितना बच्चा रटता है, रटना कुछ नहीं है, उसको समझना है। पहले तो उसको कहानी के तौर पे पढ़ना है। सोशल साइंस कहानी है, सोशल साइंस कहानी है, समझ गए ना। अपनी देश के बारे में, जैसे ना अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था क्या है, अपनी आपकी आय इनकम से अर्थव्यवस्था होती है, ठीक ना। उस सब के अर्थव्यवस्था से 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में, ठीक। उसके बाद हिस्ट्री से जो है आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि खूनी रविवार, ठीक ना। उसका राष्ट्रवाद, ठीक ना, राष्ट्र में कैसा निर्मित होता है, राष्ट्र क्या है, ठीक ना, उस सब के बारे में एक क्वेश्चन ज़्यादातर रहता है। ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस डालना है, क्योंकि 40 ऑब्जेक्टिव पूछता है, क्योंकि 40 दूनी 80 ऑब्जेक्टिव आप कर दिया है, और उसमें ऐसा सिचुएशन कर दिया है कि आपको ऑप्शनली कर दिया है। यदि आपको नहीं आ रहा है, 40 में से 20 नहीं आ रहा है, 60 तो तभी आ रहा है, 60 में से 40 को मारना है, ठीक। ऐसा विद्यार्थी हड़बड़ा जाते थे पहले ना। हम सब जिस समय में दिए थे उस समय में 10-5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, अब इजीली हो गया है। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहता है। सोशल साइंस सबसे इजी सब्जेक्ट है, और मेरे सब्जेक्ट में 2021 में भी 96 नंबर आया था। यहाँ के संस्था को जो राम बाबू था, वो ना 96 नंबर लाया था सोशल साइंस में। ये हिस्ट्री कोई ज़्यादा और सोशल साइंस कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है। एक सर कोई विद्यार्थी तो हमने सभी विषयों के जो सर थे उन सभी से मैंने बातचीत किया। मैं चाहूँगा कि एक विद्यार्थी से भी बात करूँ कि वो कैसा फील कर रहे हैं कि अब 2-4 दिनों में एग्ज़ाम है, क्योंकि बहुत ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब एग्ज़ाम का नाम आता है, वो भी 10वीं का। कोई बच्चा आओ, बढ़िया। अब इस कोचिंग की एक छात्रा भी मेरे साथ है, मैं इनसे भी बातचीत करूँगा, पूछूँगा कि कैसा फील कर रही हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना कुमारी है। मैं 10th की इस बार एग्ज़ाम देने वाली हूँ, और मेरे सर जो हैं जगन्नाथ सर मैथ पढ़ाते हैं, और बी कुमार सर सोशल साइंस पढ़ाते हैं, और प्रीति मिस है वो मुझे मतलब हिंदी पढ़ाती है। हम लोग मतलब तीनों सर, मैं मिस दोनों सर हम लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से करवाई है, और जिस तरह की तैयारी करवाई है, हम चाहते हैं कि अच्छा नंबर से लाएं और सर का नाम ऊंचा करें और अपने गार्जियनों को नाम ऊंचा करें। पापा जी का नाम है, कहाँ घर है बताइए? हाँ, मेरे पापा जी का श्री मनोज कुमार ठाकुर नाम है, और कहाँ घर है आपका? घर चकदा चौक पे है। अब 2-4 दिन जो बचे हुए हैं, जो सब्जेक्ट हैं, कैसे तैयारी करोगे? मतलब अब जो पढ़ा था आपने 1 साल, कॉपी में भरा हुआ होगा, फेयर बनाया हुआ होगा, अब कैसे रिवाइज करोगे उसे? जैसे कल जिसका एग्ज़ाम है, आज वो क्या उस बारे में सोच रही हैं आप? मैं मैथ का पहले फार्मूला याद करूँगी, इसके बाद मैथ रिवाइज करूँगी, तो मेरा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। और फिर चाहती हूँ कि मैं जितना अच्छे से तैयारी करूँगी, उतना मेरा थोड़ा मैथ एग्ज़ाम में लिख सकती हूँ। मतलब फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फार्मूला याद है तो सवाल बन ही जाएगा। हाँ। हिस्ट्री और साइंस में कैसे आप करोगे? हिस्ट्री साइंस में मैं सर याद करवा चुके हैं, याद है। देखोगे एक बार, हम ये पूछ रहे हैं। देखना है ही नहीं कि देखने से टेंशन बढ़ जाता है, ऐसा भी होता है? नहीं देखोगे? हाँ। चलिए, उम्मीद करते हैं ये बच्चे जो 1 साल इन्होंने पढ़ाई की है और अब इनका मेहनत रंग लाए। और होता है, सब कंफ्यूज होंगे, आप जो देख रहे हैं बहुत और भी बच्चे, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और नंबर्स इतना ज़रूर पढ़िए कि पास हो जाइए, ज़रूरी नहीं है कि टॉपर ही बनना है, क्योंकि टॉपर 1-2 दिन पेपर में चलते हैं, उनका तस्वीर दिखाई देता है, बट उसके बाद वो ज़िंदगी में लापता हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं कि क्या कुछ उन्होंने किया। तो अगर आप सक्सेस भी होते हैं, टॉपर भी होते हैं, तो अपने टॉपर होने का घमंड मत करिएगा, वरना कहाँ चले जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। और कुछ बच्चे जो 10वीं में सेकंड हुए हैं और आगे चल के वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। तो इसीलिए आप जो भी हो, सेकंड हो, थर्ड हो या फर्स्ट हो, वो अलग बात है। एक एजुकेशनल आपकी डिग्री मिलती है, इससे कोई आपका सफलता का वो कनेक्शन नहीं हो जाता है कि आपने बाबा का रोशन नाम कर ही दिया है।
लेकिन फिर भी 10वीं और इंटर ये दो जो हैं क्लास, इसमें आप अगर पास हो जाते हैं तो जीवन में 70% या 60% सफल होने का चांस होता है। लेकिन अब फेल हो जाते हैं तो थोड़ा हो जाता है दिक्कत, लेकिन फर्स्ट भी हो जाते हैं या ज़्यादा टॉप ला लेते हैं तो 100% श्योरिटी नहीं है कि आप सक्सेस हो ही जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ के जो जितने भी शिक्षक हैं, मैं सभी से बात भी नहीं कर पाया, जिनसे नहीं कर पाया उनको माफ़ी मांगता हूँ मैं, लेकिन आप सब ने अपने बच्चों को जो है मोटिवेट भी किया है, क्योंकि मैं देख रहा था जब सर सब ने सब बच्चों को संबोधित कर रहे थे तो वो मोटिवेट भी कर रहे थे, पढ़ाने का इतना बढ़िया अंदाज़ था उन सब का। तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग मास्टर नहीं, एक मतलब भाई की तरह पढ़ा रहे हैं, दोस्त की तरह पढ़ा रहे हैं, और बच्चे लोगों को जो है मतलब एक अपनापन वाला फील दे रहे हैं। ये कोई दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस नहीं है। क्या था कभी कोई हेजिटेशन तो नहीं ना था? नहीं था। जो पूछना होता था ये तो नहीं ना कि सर से पूछते थे तो सर उल्टा सीधा बोलते? नहीं वैसे नहीं था। ऐसा नहीं गधी समझती नहीं है, ये सब नहीं ना बोलते? नहीं ऐसे नहीं समझाते थे कुछ। सही हाँ, जितना बार मैं पूछती थी सर उतना बार समझाते थे और बोलते थे, अच्छी तरह से समझाते थे हम लोगों को। फेवरेट बता दीजिए उनकी तरफ से। बायोलॉजी। बायोलॉजी। अंत आपके हाथों में जी। मेरा नाम जगन्नाथ शर्मा हुआ। मैं पीटीसीसी प्लस बीबीसीसी के संचालक जगन्नाथ सर और बी कुमार सर दोनों हूँ, और पीटीसीसी का पूरा नाम प्रभात ट्यूटोरियल कोचिंग सेंटर और बीबीसीसी का पूरा नाम बाल भारती कोचिंग सेंटर हुआ। और मैं इस संस्थान में मैं गणित पढ़ाता हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ, और मैथ में पूरे 15 चैप्टर है। मैथ में पूरे 15 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसके बाद है बहुपद, तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा है द्विघात समीकरण, पाँचवा है समांतर श्रेणी, छठा है त्रिभुज, और सातवां है निर्देशांक ज्यामिति, आठवां है त्रिमिति, नौवां है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, 10वां है वृत्त, 11वां है रचनाएं, और 12वां है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, और 13वां है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और 14वां है सांख्यिकी, और 15वां है प्रायिकता। इस 15 चैप्टर को मैं बच्चे को अच्छे तरीके से थ्योरी के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, और फार्मूला को रटा करके नहीं, उनको अपने बिहेवियर तरीके से उनको समझा करके हंसाते खिलाते हुए मैं सिखाया हूँ। और बच्चे को पूरे सिलेबस को कवर करने के बाद, तैयारी करवाने के बाद, उस सारे छात्रों को मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए। जिस तरीके से इस कोरोना काल में लगातार 2 सालों से यहाँ पर जो सवाल क्वेश्चन जो पूछने का जो तरीका है बदल गया है। पहले पूछा जाता था ऑब्जेक्टिव में 60 क्वेश्चन, जिसमें से 50 का आंसर देना होता था। ये 2021 में और 2022 में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है बदल गया है। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें से बच्चे को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होता है, और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें से लघु उत्तरीय प्रश्न 30 नंबर का होता है, दीर्घ उत्तरीय 20 नंबर का होता है। उसमें से 30 क्वेश्चन दिया जाता है, लघु उत्तरीय में 30 क्वेश्चन, उसमें 30 में से 15 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, वो 15 दूना 30 नंबर हो गया। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से 4 का जवाब देना होता है। जो 4 पंचे 20, यानी कि ये 20 और 30 50 नंबर सब्जेक्टिव होते हैं। और सभी बच्चे को अच्छे तरीके से मैं इस बात को समझा दिया हूँ। सबसे ज़्यादा जो सवाल होता है वो किस चैप्टर से पूछा जाता है? और मैं चाहूँगा ट्राइगोनोमेट्री में जो है कुछ अगर टिप्स देना चाहें उस चैप्टर से रिलेटेड बच्चों को। बेसिकली जब एक दूसरे जो साइन थीटा कॉस थीटा में जो कन्वर्ट होता है उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं चाहूँगा त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ अगर ज्ञान देना चाहें तो बच्चों को। बिल्कुल, सबसे पहले मैं ये कहूँगा मैथ में सबसे जो ज़्यादा चैप्टर से पूछा जाता है वो त्रिकोणमिति हुआ और हाइट एंड डिस्टेंस। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है हाइट एंड डिस्टेंस। ये ऐसा चैप्टर है जो दोनों मिला करके 20 नंबर का पूछा जाता है। और इसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण। हम त्रिकोणमिति में ही आप बता दीजिए। मैथ में ये मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण से भी आते हैं। इसके बाद त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है इस चैप्टर से 20 नंबर आते हैं। इसलिए मैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण का नाम लिया हूँ कि उसमें विलोपन विधि, इसके बाद हो जाता है प्रतिस्थापन विधि, इसके बाद हो जाता है वर्गगुणन विधि, ये सब आते रहते हैं, ग्राफ आते हैं। त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ टिप्स। इसके बाद त्रिकोणमिति से टिप्स में यही जो सवाल कर दूँ आप उसका जवाब दीजिए। ठीक है। त्रिकोणमिति में देखिए कि
कुछ छोटा छोटा फार्मूला है त्रिकोणमिति के जो जिसे कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 है। उसमें से क्या होता है, जैसे साइन का इन्वर्स, साइन का विलोम जिसे कहते हैं, साइन का इन्वर्स विलोम क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक का साइन होता है, टेन का कॉट, कॉट का टेन होता है, और टेन का कॉट, और कॉस का सेक होता है, सेक का कॉस होता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चलता है, ये बात समझने के बाद इसका अगर हम फार्मूला याद कर लेते हैं, जैसे साइन थीटा का P/H होता है, उसी का कॉसिक होता है, उसी का उल्टा H/P हो जाता है। और इस तरीके से 6 फार्मूला को इजीली तरीके से हम याद रख सकते हैं। बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंस है। त्रिकोणमिति ही आसान हो जाएगा। हाँ, इस अगर ये 6 स्टेप समझ लेते हैं त्रिकोणमिति का, अगर कहे तो ये सबसे बेसिक और ये मूलभूत ये बात है, और मूलभूत तथ्य भी है। इसके बिना आपको त्रिकोणमिति का एक भी प्रश्न समझ में नहीं आएगा और नहीं बन सकता। इसीलिए सर ने बताया है, इसे याद ही कर लेना आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने 10वीं की परीक्षा में बेहतर अंक लाएंगे और मधुबनी ज़िले का नाम जो है रोशन करेंगे, और अपने माता पिता को भी कम से कम पास होकर के ज़रूर उनको जो है मतलब ये फील करवा दीजिए कि हाँ चलो ये पास जैसे तैसे करके हो गया। फेल मत होना, फेल होना जो है थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, पैसे भी लगेंगे। जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं उनको पता चलता है कि फ़ी भरने में कितना पैसा लगता है, जाने में, वहाँ मधुबनी में आके रहने में या कहीं जाके रहने में। तो इसलिए पैसा बर्बाद मत होने देना, कम से कम पास होकर के जाना आप लोग। चलिए, इन सभी गुरुजनों को भी धन्यवाद, इन्होंने हमें समय दिया, बच्चों को भी धन्यवाद। आई होप आप लोगों को ये वीडियो नॉलेज फुल लगी होगी, और कुछ अगर बातें रह गई होगी तो आप इन सर सबका नंबर है, आप फ़ोन करके भी इन सब से बातचीत कर सकते हैं। चाहूँगा सर मैं इस वीडियो का समापन कीजिए और इन्हीं से समापन करवा दें। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, और मैं 10वीं वाले बच्चों के साथ इतना ये जो मैं सफ़र किया हूँ, जो बच्चे को आना, बच्चे को चहचहाना, और बच्चे के साथ हंसना, बच्चे को हंसाते हुए पढ़ाना, और बच्चे भी हम लोगों को ऐसे हंसाते हैं जो हमको ये सुबह सुबह ये एक खुश मिजाज और आनंददायक पल था। आज वही बच्चे सब आज इस संस्थान को छोड़ करके आज जा रहे हैं। तो इस बच्चे के लिए मैं यही बात कहूँगा, मैं एक बात क्या, मैं इसको गुनगुना करके मैं कुछ बात कहना चाहूँगा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बच्चे खुश रहना, ये ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कोई बदल ना पाए ये दस्तूर पुराना, कोई बदल ना पाए ये दस्तूर पुराना। छोड़ के गुरु का सेंटर करना जरूर तुम इंटर, छोड़ के गुरु का सेंटर करना तुम जरूर इंटर। रहे सदा आशीष हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। सर के लिए इधर दिखाइए। ये एक ऐसा पल है जो खुशी भी है और दुख भी है। सर को देख सकते हैं, सर इमोशनल हो गए हैं। तो सोच सकते हैं किस तरह का रिलेशन होता है एक विद्यार्थी और एक गुरु के बीच में, कि ये चाहते हैं कि तुम इंटर भी करो लेकिन तुम अभी जा रहे हो तो हमें दुख भी हो रहा है। तो इसीलिए मुझे हंसी आया है, इसमें कोई बात नहीं है। कि मतलब वो चाहते हैं कि आप पढ़िए लिखिए इंटर भी कीजिए, लेकिन आप जा रहे हैं तो हमें दुख भी हो रहा है। तो कम से कम सभी बच्चे, चाहे आप जिस भी कोचिंग के हों, अपने गुरु का ये देख लीजिए, ये इमोशन हर गुरु के अंदर होता है, और वो ऐसे ही भावुक होकर के बच्चों को जो है पढ़ाता है और पूरा कनेक्ट रहता है। शायद अपना पर्सनल काम अगर कोई रहता होगा तो वो भी ये छोड़ देते होंगे कि नहीं कोचिंग करना है, अगर किसी अपना पर्सनल काम भी होगा तो नहीं छुट्टी नहीं करेंगे, पढ़ाना ही है। तो सारा काम छोड़ करके एक बच्चे को गढ़ने में ही अपना समय लगा देते हैं। और ये टीचर जो आपसे 200 400 या 500 जो भी लेते हैं, वो क्या लेते हैं? कुछ नहीं लेते हैं, और बदले में आपको बहुत कुछ देते हैं। और एक गुरु के लिए
यही होता है कि आप अपने जीवन में जब आप सफल होते हैं या बढ़िया अंक आता है आपको, तो सबसे ज़्यादा आपके माता पिता से भी ज़्यादा अगर कोई खुशी होता है तो वो आपका गुरु होता है। इसी इंतज़ार में वेट करता रहता है कि हमारा जो बच्चा सब गया है बढ़िया नंबर लाए। तो इसीलिए जो बच्चे हैं पास होने के बाद अगर सबसे पहले कॉल करो, बताओ तो अपने गुरुजनों को बताओ, क्योंकि गुरु जो है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। लाइफ में आगे बढ़ना है तो एक अच्छा गुरु को पकड़ के चलिए, उनसे सलाह लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करूंगा और आप तमाम जो शिक्षक हैं आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग ऐसे ही पढ़ाते रहिए और हमारे ज़िले के सभी बच्चों का जो है भविष्य बनाते रहिए।